गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विनय खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीसी राज जीसी देवली क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह हमारे कल के चैप्टर से संबंधित है। कल हम पढ़ रहे थे भारत में समाजशास्त्र चिंतन के विकास की प्रक्रिया। इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं और आज हमारा इस चैप्टर का अंतिम एवं सेकंड पार्ट पर हम चर्चा करेंगे। कल जो हमने पढ़ा उसमें हमने आपको बताया कि विचारधारा क्या होती है, चिंतन क्या है और सामाजिक विचारधारा और सामाजिक चिंतन को हमने सामान्य शब्दों में और विचारकों की परिभाषाओं के अनुसार समझा। इसके अलावा हमने आपको समाजशास्त्रीय चिंतन की 4 प्रोसेस बताई विकास की। उसमें आदिम चिंतन, उसके उपरांत वैदिक कालीन चिंतन और नंबर 3 मध्यकालीन चिंतन में जो सामाजिक विचार किस प्रकार विकसित हुए उनकी उत्पत्ति को हमने समझा। आज हम शुरुआत करते हैं आधुनिक सामाजिक विचार कि किस प्रकार समाजशास्त्र में आधुनिक सामाजिक विचारों की उत्पत्ति हुई। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका संबंध बीए फाइनल ईयर से है मुख्य रूप से, पर समाजशास्त्र विषय का कोई भी विद्यार्थी इसे सुन सकता है क्योंकि ये बेसिक है सोशियोलॉजी का। इसमें हम जानेंगे कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो मध्यकाल के उपरांत जो चिंतन आया विचारों का, सामाजिक विचारों का, वह आधुनिक काल का सामाजिक चिंतन आता है। इसमें जिन विचारकों ने मानव जीवन के विभिन्न पक्षों पर विचार किया उनमें प्रमुख रूप से अरविंद, महात्मा गांधी, तिलक, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, जीएस घुरिये और एमएन श्रीनिवास आदि प्रमुख रूप से आते हैं। इन विचारों के जो विषय का जो प्रमुख और केंद्र बिंदु था उसमें मानव जीवन, सत्य, अहिंसा और समाजवाद और भूदान जैसी विषय सम्मिलित थे। अब हम जानते हैं कि भारत में समाजशास्त्र के विचारों के विकास की प्रवृत्तियां किस प्रकार विकसित हुई। अब हम जो अध्ययन करेंगे वो विशेष रूप से भारत के संदर्भ में करेंगे कि भारत में समाजशास्त्रीय विचारों के विकास की मुख्य रूप से 3 प्रवृत्तियां पाई जाती है। जो पहली प्रवृत्ति थी, चूँकि समाजशास्त्र विषय आपको पता है यूरोप से आया है, फ्रांस में इसका उदय हुआ वर्ष 1838 में, तो निश्चित रूप से जो प्रथम कड़ी होगी या प्रथम प्रवृत्ति होगी वह पाश्चात्य समाजशास्त्रीय परंपरा से प्रभावित होगी। इस विचारधारा के मानने वाले विद्वानों का मत था कि जो भारत में जो भी अध्ययन हो रहा है समाजशास्त्र से रिलेटेड उस पर उपनिवेशवाद या पाश्चात्य या पश्चिमी समाजशास्त्रीय अध्ययन की पद्धतियों को काम में लिया जाता है। अर्थात इसमें भारतीय पद्धतियों की बजाय उपनिवेशवाद से प्रभावित पद्धतियों का प्रयोग होता है। भारत में जो पाश्चात्य समाजशास्त्रीय चिंतन से प्रभावित होकर जाति, वर्ग, विवाह, परिवार, नातेदारी आदि से संबंधित जो अनेक अध्ययन किए गए हैं, इनमें डॉक्टर हटन, रिजले, घुरिये, मजूमदार एवं कपाड़िया का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके जितने भी अध्ययन हुए हैं जो हम गांव से रिलेटेड पढ़ते हैं या अनुभवात्मक स्टडी से रिलेटेड हम पढ़ते हैं, उसमें मूल रूप से पाश्चात्य समाज की पद्धतियों का उपयोग हुआ है। इसीलिए ये पाश्चात्य समाजशास्त्रीय परंपरा से प्रभावित है। यदि इस समय की प्रमुख पुस्तकें देखें जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी है, चाहे आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम दें या प्रतियोगी परीक्षा, स्कूल, कॉलेज, लेक्चर, समाजशास्त्र विषय में कोटेशन, बुक्स और वर्क्स बहुत अधिक पूछा जाता है और आपकी विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भी 20 शब्दों में से इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं जो पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित है उसमें नाम आता है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जिसे हम हिंदी में जाति, वर्ग एवं व्यवसाय के नाम से संबोधित करते हैं। इसे जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये ने लिखा। इसके अलावा 2 और पुस्तकें जैसे मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया और हिंदू किनशिप, इसके लेखक केएम कपाड़िया
थे। तो इन पुस्तकों को लिखने में जो पद्धति प्रयुक्त हुई वह मूल रूप से पाश्चात्य पद्धतियाँ थी। यहाँ अनेक विद्वानों ने ग्रामीण अध्ययन भी किए हैं और ये ग्रामीण अध्ययन हुए तो भारत में हैं पर प्रभावित अमेरिका की समाजशास्त्रीय परंपरा से थे। तो डॉक्टर मजूमदार, एस.सी. दुबे आदि समाजशास्त्रियों ने इस पद्धति में रुचि दिखाई। तो जैसे एन इंडियन विलेज, इंडियन चेंजिंग विलेज और द कमाल, जो श्यामचरण दुबे की प्रमुख पुस्तकें हैं, जो आप ध्यान रखें ना, आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी परीक्षाओं में। एन इंडियन विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेज और द कमाल, ये पुस्तकें एस.सी. दुबे की लिखी हुई है, जो मूल रूप से अमेरिकी समाजशास्त्रीय परंपरा पर आधारित है। यदि हम देखें तो भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन पर पश्चिम का प्रभाव बहुत अधिक होने के कारण जो समाजशास्त्र विषय है वो भारत के संदर्भ में हम देखें तो स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं हो पाया। यहाँ समाजशास्त्र में आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी का अभाव पाया जाता है। डॉक्टर एस.सी. दुबे की मान्यता थी कि भारतीय समाजशास्त्र चिंतन एवं लेखन में उपनिवेशवाद की गहरी झलक दिखाई पड़ती है। पर जिस तरीके से समय बीता और यह विषय विकसित अवस्था में पहुंचा, तो हम यह विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि अब वर्तमान में समाजशास्त्र उपनिवेशवाद के प्रभाव से छुटकारा प्राप्त करता हुआ स्वतंत्र रूप से विकसित दिशा में बढ़ रहा है। यदि हम भारतीय समाजशास्त्रीय चिंतन की दूसरी प्रवृत्ति को देखें, अभी तक हमने अध्ययन किया प्रथम प्रवृत्ति जो पाश्चात्य विचारधारा में जकड़ी हुई थी, धीरे धीरे उससे मुक्त होने का प्रयास कर रही थी, और दूसरी जो पद्धति है वह है परंपरागत भारतीय चिंतन से प्रभावित, अर्थात इन्फ्लुएंस बाय ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी। तो यदि भारत में समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय प्रवृत्ति समर्थकों के अनुसार भारतीय समाजशास्त्र चिंतन का आधार पाश्चात्य समाजशास्त्रीय सिद्धांत न होकर भारतीय परंपरागत सिद्धांत होने चाहिए, और भारतीय समाज और संस्कृति में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसे पाश्चात्य समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के अंधानुकरण के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। इन्हें भारतीय मानसिकता के आधार पर ही समझाया जा सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि इस चिंतन से प्रभावित जो विचारक या जो अध्ययन हुए, उनका यह मानना था कि आपको यदि किसी भारतीय गांव का अध्ययन करना है या किसी क्षेत्र का अध्ययन करना है, तो उसे आपको भारत के मानसिकता के संदर्भ में ही समझना होगा, ना कि अमेरिका और इंग्लैंड या यूरोप के किसी देश की मानसिकता के आधार पर समझना होगा। इसे आपको भारतीय मानसिकता के आधार पर ही समझाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इस परंपरागत भारतीय चिंतन से प्रभावित जो प्रमुख पुस्तकें और कार्य थी वह कौन कौन सी थी। तो इसमें भगवान दास और ए.के. शरण, इन दो विचारकों ने जो काम किया, जो मूल रूप से विशुद्ध रूप से भारतीय सामाजिक विचारक थे, उनका जो कार्य था वह परंपरागत भारतीय चिंतन से प्रभावित था। तो इस समय इन्होंने जो कई पुस्तकें लिखी जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, द साइंस ऑफ इमोशंस जो भगवान दास की पुस्तक थी, इसके अलावा द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड ट्रेडिशनल थॉट ए.के. शरण की पुस्तक। तो आप जब एग्जाम में प्रश्न लिखें इन चिंतन से प्रभावित होकर, तो ना केवल उन चिंतन की प्रवृत्ति को समझाएं, पर उनसे संबंधित जो पाश्चात्य या परंपरागत चिंतन से प्रभावित जो कार्य हुए हैं उन्हें भी अपने उत्तर में आप लोग जगह दें। अब हमने अभी तक पढ़ा कि चिंतन की जो भारत में प्रवृत्तियां थी, पहली पाश्चात्य, दूसरी परंपरागत। अब जो तीसरी प्रवृत्ति विकसित हुई वो दोनों से प्रभावित थी, अर्थात पाश्चात्य और भारतीय परंपराओं के समन्वित चिंतन से प्रभावित थी, इन्फ्लुएंस्ड बाय सिंथेटिकल थिंकिंग ऑफ वेस्टर्न एंड इंडियन सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। इस प्रवृत्ति के जो प्रमुख समर्थक थे उसमें डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, आर.एन. सक्सेना, इनके नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें आपको पाश्चात्य चिंतन की भी झलक दिखाई देती है इनके विचारों में या इनके कार्यों में,
और कुछ हद तक भारतीय जो चिंतन है, अपना ट्रेडिशनल थॉट है, वह भी दिखाई देता। इनके कार्यकाल में या इन्होंने जो इन चिंतन से प्रभावित होकर जो प्रमुख पुस्तकें लिखी है, उसमें द डायनामिक्स ऑफ मॉरल, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, राधा कमल मुखर्जी, और डीपी मुखर्जी की बेसिक कंसेप्ट इन सोशियोलॉजी और डाइवर्सिटीज पुस्तक अक्सर आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। इसी प्रकार राधा कमल मुखर्जी की वैल्यूज़ और द डायनामिक्स ऑफ मॉरल भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक उपयोगी रहेगी। जीएस घुरिये की मान्यता थी कि पश्चिमी सिद्धांतों के आधार पर भारतीय समाज और संस्कृति को नहीं समझाया जा सकता। मतलब इन विचारकों का मानना था कि ना तो पश्चिम के आधार पर और ना ही ट्रेडिशनल आधार पर समझाया जाता है, वरन दोनों का एक सिंथेटिकल फॉर्मेट होना चाहिए। इसके लिए पाश्चात्य और भारतीय परंपराओं के समन्वित चिंतन की आवश्यकता है, और यही समय की मांग है कि किसी भी प्रकार के अध्ययन में समन्वय का होना आवश्यक है। भारत में समाजशास्त्र के विकास की जो अन्य प्रवृत्ति है, वह मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित है, जिसमें प्रोफेसर डीपी मुखर्जी इस प्रवृत्ति से प्रभावित रहे हैं। भारत में समाजशास्त्र के विकास में योगेश अटल, योगेंद्र सिंह, डॉक्टर योगेंद्र सिंह, प्रोफेसर एलपी विद्यार्थी, प्रोफेसर राजाराम शास्त्री, वाईबी दामले, श्रीमती इरावती कर्वे और डॉक्टर ब्रजराज चौहान, इन लोगों के योगदान को भी आप लोगों को नहीं भूलना है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जो समाजशास्त्र के चिंतन की प्रवृत्ति विकसित हुई, उसमें हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन की कोई स्पष्ट दिशा नहीं बन पाई है। यहाँ अन्य देशों से आधारित समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को भारतीय समाज व्यवस्था में विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान रखे बिना अपनाए जाने की प्रबल प्रवृत्ति रही है। मतलब स्थिति ये रही कि हमने कहीं से भी कोई प्रवृत्ति या थॉट बोरो किया और बिना भारतीय परिस्थितियों को समझे बिना ही उनको अपनाया, जो कि पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। भारतीय समाज, संस्कृति और सामाजिक चिंतन पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से कम विचार हुआ है। यही कारण है कि यहाँ समाजशास्त्र की किसी निश्चित परंपरा का अभी विकास नहीं हुआ है, यद्यपि इसके लक्षण अब दिखाई देते हैं। हालांकि हम यदि इस अध्याय का एक निष्कर्ष निकालें तो हम यह मानेंगे कि हम भविष्य में हम इसके प्रति आशान्वित हैं कि भविष्य में जो समाजशास्त्रीय अध्ययन होगा वह निश्चित रूप से स्थानीय एवं भारतीय समाजशास्त्रीय विचारों पर विशुद्ध रूप से आधारित होगा। आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। बहुत बहुत आप सभी लोगों का मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।